सुप्रभात। मैं शारदा मिश्रा यूएस एकेडमी इंस्टीट्यूट में हिंदी की शिक्षिका हूँ। आज हम कक्षा 8 बसंत भाग 3 ठीक है पाठ 2 लाख की चूड़ियों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, लाख की चूड़ियाँ। लाख एक प्रकार के कीड़े से प्राप्त होता है। जैसे हमें रेशम एक कीड़े से प्राप्त होता है, वैसे हमें लाख भी प्राप्त होता है। इसकी बहुत सारी वस्तुएं बनती हैं। इसमें खास तरह से बनती हैं चूड़ियाँ। ठीक है, इसके राइटर हैं कामता नाथ। इसमें जो लेखक हैं वो अपने मामा के गांव जाते हैं। वहाँ पे एक बदलू है, वो लाख की चूड़ियाँ बनाता है। ठीक है, और वो बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति है। ठीक है, उसी के बारे में यहाँ चर्चा की गई है। आइए इसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। जो लेखक हैं वो कह रहे हैं सारे गांव में मुझे जो बदलू है वो सबसे अच्छा था। क्यों? क्योंकि वो मुझे लाख की सुंदर सुंदर गोलियां बना के देता था, जो कि शहर में नहीं मिलती थी, गाँव में मिलती थी। लेखक हर साल छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के गांव जाया करते थे। मुझे अपने मामा के गांव जाने सबसे बड़ा चाव मतलब रुचि, इच्छा यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती थी, और रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती थी। लाख की खूब सुंदर सुंदर छोटी छोटी रंग बिरंगी गोलियां बदलू बनाकर उन्हें देता था। ठीक है, इसीलिए वो उनसे बहुत प्रिय था। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण ऐसे तो रिश्ते में बदलू कुछ नहीं लगता था लेखक का, लेकिन वो मामा के गांव का होने के कारण उनको मामा कहना चाहिए था, पर वो मामा न कहकर वो काका कहते थे। ठीक है, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। ठीक है, बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। बदलू का जो घर था कुछ ऊंचाई पे बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन मतलब होता है एक तरह से यहाँ पे आंगन की बात कहिए। बड़ा सा आंगन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा। वृक्ष मतलब पेड़, नीम का पेड़ था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। एक प्रकार समझिए उसकी एक छोटी सी फैक्ट्री थी जिसमें बैठकर बदलू अपना काम करता था। बगल में भट्ठी दहकती रहती, बगल में आग की भट्टी जलती रहती जिसमें वह लाख पिघलाता। सामने एक लकड़ी की चौखट पर पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के उस भट्टी में उसे पिघलाता। और सलाख मतलब एक प्रकार लकड़ी का, सलाख मतलब एक प्रकार से लोहे का बना हुआ बेलनाकार लकड़ी का बना रहता है। पतला करके चूड़ी का आकार, पास के 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगरियाँ मतलब गोल गोल लकड़ी की बनी होती थी, जो किसी से पीटने के काम आती थी। उस लाख को क्या करते थे, भट्टी में पिघलाते थे, फिर एक पतली सी लकड़ी पे सलाख पे पतला सा बिछा के और मुंगेरियों से उसको ठोकते थे। फिर इसके बाद क्या करते थे, चढ़ाकर गोल और चिकना उन बेलनाकार मुंगेरियों पे उसको रख के गोल गोल सी चिकना उसको चूड़ियाँ बनाते थे। उस पर इसके बाद उस पर रंगाई करते थे। बदलू यह कार्य सदा एक ही मचिए पर बैठकर किया करता था। यह कार्य वह एक मचिए पर बैठ के किया करता था। मचिया मतलब एक प्रकार से बैठने की वस्तु। ठीक है, छोटा सा स्टूल समझिए आप। बगल में ही उसका हुक्का एक पीने वाला होता है, जैसे गांव में लोग पीते थे, वही है यहाँ पे। उसका बीच बीच में पिताता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। लेखक कह रहे हैं गांव में मेरा दोपहर का जो समय था अधिकतर मैं बदलू के पास रहता था। वह मुझे लल्ला कहा करता। लल्ला मतलब लल्ला, ऐसे लोग प्यार से कहते हैं लल्ला बेटा, वैसे उसको लल्ला कहा करता था। और मेरे पहुँचते ही मेरे लिए एक तुरंत मचिया, एक उनके लिए भी छोटा सा स्टूल मंगा देते थे। मैं घंटों बैठ कर इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता। लेखक जो है घंटों बैठकर चूड़ियाँ बनाते देखते रहते थे। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। बदलू जो है लगभग रोज ही 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बना दिया करता था। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। नववधू मतलब नई नवेली दुल्हन की, कलाई मतलब हाथ का आगे का हिस्सा कलाई। ठीक है, बदलू मनिहार था। मनिहार मतलब चूड़ी बनाने वाला। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक मतलब पूर्वजों से, उसके बाबा, उसके पापा, उसके दादा, उसके परदादा। पैतृक मतलब जो बहुत पुराने पेशे से वो मनिहार था। वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। सच में वो बहुत सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बुनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। खपत मतलब
खपत मतलब बहुत यूज था, बहुत इस्तेमाल किया जाता था उसका। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बुनाई हुई चूड़ियां पहनती थी। उस गांव में जितनी औरतें थीं, स्त्रियां मतलब औरतें, जितनी भी औरतें थीं सारी उसी की बनाई हुई चूड़ियां पहनती थीं। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे और उससे अगल बगल के थोड़े थोड़े पास के लोग भी उसी की बनाई चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। अरे बदलू क्या करता था, पैसे नहीं लेता था चूड़ियों के बदले, ठीक है। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय मतलब जैसे किसी सामान को लेकर पैसा न लेकर, ठीक है, उस पर सामान के बदले कोई वस्तु, उसको कोई कपड़े, कोई जेवर, कोई कपड़े कुछ दे देता था, कोई गेहूं चावल ऐसे ला के देता था। मतलब वस्तु के बदले वस्तु, इसे क्या बोलते हैं, वस्तु विनिमय बोलते हैं। जैसे लोग अनाज के बदले से चूड़ियां ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था, वह गांव में बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर वह स्वयं जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, मतलब वो भले ऐसे लोग उसको कम दाम में चूड़ियां देते थे, जो भी देते थे वो स्वीकार कर लेता था, लेकिन विवाह के असर पे वो सारी कसर, मतलब पूरा जितनी अपनी कमी रहती थी उसको वो निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही तो और होता है, क्योंकि वहाँ पर सुहाग के जोड़े में लोग लाख की चूड़ियाँ ले जाते थे। मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए। लोहे मतलब बहुत समय लगना, ठीक है, लोहे लग जाना, बहुत अनुमय विनय करने पर बहुत परेशानी होना। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्तु, उसकी घरवाली मतलब उसकी पत्नी को बहुत सारे कपड़े मिलते थे, अनाज मिलते थे। उसको पगड़ी मतलब एक प्रकार का कपड़े से बंधा हुआ सर पे बांधने वाला कपड़ा, ठीक, उसको पगड़ी बोलते हैं। रुपए जो मिलते 16, उसको पैसे भी उस टाइम मिलते थे ढेर सारे। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह कांच की चूड़ियों से। उसको चिढ़ थी किससे, कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूढ़ उठता था। अगर उसे किसी औरत के हाथ में चूड़ियां दिख जाती थी तो वह अंदर ही अंदर कूढ़ उठता था, और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता था। वो मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में पूछता। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात ही और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो अपने मर्द मतलब आदमी, जैसे गांव में अभी भी लोग अपने पति का हाथ नहीं पकड़ते ना चलते, शहर में ऐसा होता है। तो वही वो व्यंग भाषा में बोल रहे हैं कि वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती रहती थीं, और उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना। शहर की जो औरतें होती हैं नाजुक होती हैं, वो कहाँ लाख की चूड़ियों का भार उठा पाएंगी। गांव की औरतों का हाथ मजबूत होता है। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। खातिर मतलब सेवा, आवभगत करना। जिन दिनों उनकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। मतलब बदलू जो है उनके लेखक के लिए मलाई निकाल के रखते, और जब आम की फसल होती तो आम भी ला के देते। मैं रोज ही उनके यहाँ से 2-4 आम खाता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। इस सबसे अच्छी बात ये थी कि वो उनके लिए गोलियां बना के देते थे जो शहर में नहीं मिलती थी। मैं बहुधा मतलब मैं अक्सर हमेशा गर्मी की छुट्टियों अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-8 महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। 2-3 बार ही मैंने अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। लेखक के पिता का ट्रांसफ़र हो गया और एक लंबी अवधि में अपने मामा के गांव न जा सका, और बहुत दिनों तक वो अपने मामा के गांव नहीं जा सके। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियां में मेरी रुचि नहीं रह गई। इसके बाद मैं इतना बड़ा हो गया कि लाख की गोली मुझे रुचि नहीं रह गई। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था उसमें, कोई पसंद नहीं था। अतः गाँव में होते फिर भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले मतलब एकाध
कहीं कहीं। किसी के हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी। तब एक दिन सहसा मतलब अचानक मुझे बदलू का ध्यान हो गया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की मतलब लेखक के मामा की एक लड़की आंगन में फिसलकर गिर गई और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई। उसके खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे। मुझे उसकी मरहम पट्टी मतलब दवा लगाना मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे अचानक बदलू का ध्यान हो आया। मैं सोचा कि उससे मिल आऊं तथा शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा हुआ था। वहीं चबूतरे पर नमस्ते बदलू काका मैंने कहा। लेखक कहते नमस्ते बदलू काका। मैंने कहा नमस्ते भैया। उसने मेरी तरफ नमस्ते का उत्तर दिया। उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। अब लेखक बड़े हो गए थे इसलिए वो उनको पहचान नहीं पाए। तो उसने कहा, लेखक बोले, मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया, मतलब लेखक बता रहे हैं। बदलू फिर भी चुप रहा। बदलू भी नहीं पहचाना, मानो अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। अतीत मतलब बीते हुए, मैं स्मृति मतलब याद कर रहा हूँ। तब वो एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला। फिर उसको याद आ गया, बहुत दिन बाद गांव आए हो। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। ठीक है। फिर कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मच्छियाँ नजर आई और न ही भट्ठी। अब वहाँ न कोई भट्ठी थी न कोई मच्छियाँ थी। तो उसने पूछा, आजकल काम नहीं करते क्या काका? तो वो बदलू बोले, नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। अब गांव में कोई लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनता, सबको रंग बिरंग की कांच की चूड़ियाँ मिल जाती हैं, क्योंकि आजकल मशीनी युग हो गया है। आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। फिर भी जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वो लाख में कहाँ संभव है। मतलब कांच की चूड़ियाँ सुंदर बन जाती थी, लाख की उतनी सुंदर नहीं बन पाती थी। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, लेकिन जो कांच है बहुत जल्दी टूट जाता था। नाजुक तो फिर भी होता है ये लला। कहते कहते उसके खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। उसे खांसी आ गई, मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भाप ली और वह दमा नहीं है, मुझे फसली खांसी है। वो जान गया कि लग रहा है इनको पता चल गया मुझे दमा है, और वो इतने गरीब हो चुके थे कि अब दवा दारू नहीं करा पाते थे। वो यही मैंने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छुपी। व्यथा मतलब कोई बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी छुपी हुई है। फिर मैं देर तक सोचता रहा, इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। तो बोले, अच्छी है लला, बहुत अच्छी है। उसने लह कर मतलब बहुत खुशी से उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब मतलब मुंह देखकर बोलना, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खाए खिलाए कैसे जाने दूंगा, बदलू ने कहा। ठीक। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद आए जब मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है न काका? उसने पूछा। ठीक है। लेखक ने पूछा, गाय कहाँ है लला? 2 साल बेच दिए, कहाँ से खिलाता? मतलब वो इतने अब गरीब हो चुके थे कि उस गाय को कैसे खिलाते पिलाते। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने खा पाऊंगा मैं इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। सही ठहरे ना, अब आप सही ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था। मतलब उम्र मतलब गांव में लोग मतलब आयु को मतलब उम्र बोलते हैं। तो इसके 4 गुने आम एक वक्त मतलब समय, वक्त में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छाट कर 2 सिंदूरी वाले देना, ठीक है? देखो लला कैसे हैं। इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में मतलब लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक मतलब
रुक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही सुंदर लग रही थीं। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मतलब वो इतना स्वाभिमान था, उसको कम दाम मिलते थे तो वो सामान नहीं देता था, लेकिन वो बेचता नहीं था। मैंने आम लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला के आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसकी व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। ठीक है, मतलब वो इतने स्वाभिमानी थे, वो इतने ऐसे थे कि कांच की चूड़ियों की तरह नहीं था कि वो टूट जाए। अगर वो चाहते तो कम दाम में दे देते, लेकिन नहीं, उनका स्वाभिमान था कि वो अपने मेहनत का पूरा पैसा लेंगे, वो कम दाम में नहीं देंगे। फिर आपका आता है नीचे प्रश्नाभ्यास। ठीक है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव मतलब रुचि, ठीक है, इसलिए जाते थे कि उनको लाख की चूड़ियाँ बनाने वाले कारीगर बदलू मामा रहता था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था, ठीक है, क्योंकि वो लेखक को लाख की ढेर सारी रंग बिरंगी गोलियां देते थे जो उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। वैसे तो लेखक के मामा के गांव का होने के कारण उनको मामा कहना चाहिए था, लेकिन उनको बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहते था, क्योंकि गांव के सभी बच्चे उनको काका कहते थे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। वस्तु विनिमय मतलब वस्तु विनिमय वह पद्धति है जिसमें एक वस्तु देकर हम दूसरी वस्तु ली जाती है। पुराने समय में हम वस्तु के लिए पैसे नहीं दिया करते थे, वस्तु के बदले हम लोग वस्तु लिया करते थे, बल्कि उसके बदले वस्तु की लेन देन ली जाती थी। किंतु अब मुद्रा के चलन मुद्रा मतलब पैसा के कारण वर्तमान में वस्तु विनिमय का लेन देन अब कम हो गया है। ठीक है, अब विनिमय की प्रचलित पद्धति है। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए, इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। ठीक, इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है कि मशीनों के आ जाने के साथ कारीगरों के हाथ से काम धंधा छिन गया है, मानो उनके हाथ ही कट गए हैं। ठीक है, उन कारीगरों को रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था। पैतृक मतलब समझ रहे हैं आप ना, मतलब जो माता पिता बहुत सालों से चला आ रहा है उनके घर पे। ठीक है, उनके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था, वे पीढ़ी दर पीढ़ी इसी कला को बढ़ाते चले आ रहे हैं और उनकी रोजी रोटी पे भी मशीन युग ने आके दिक्कत कर दी है। मशीनी ने लोगों को बेरोजगार बना दिया है और वे भूखों मरने की कगार पर आ गए हैं। मशीनों के प्रयोग से भरपूर जैसे कुशल कारीगरों के हाथ से काम ही छीन गया है। मतलब ऐसे कारीगर लोग मशीन के कार से आने के काम ही कोई नहीं रह गया है। ठीक, इसमें इसी व्यथा की ओर, बेरोजगार हो जाने की व्यथा की ओर और फिर व्यवसाय न अपनाने की ओर की बात की गई है। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। ठीक, बदलू लाख की चूड़ियां बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया उसका व्यवसाय ठप होने लगा, उसका व्यवसाय बंद होने लगा। यह अपने व्यवसाय की दुर्दशा मतलब हालत को देखकर बदलू को मन ही मन कचोटती थी। बदलू के मन में इसमें इस बात की व्यथा थी कि मशीन युग के प्रभाव से, मशीन युग के आ जाने से अनेक कारीगरों को बेरोजगार होना पड़ गया है और अब कारीगर की कोई कद्र ही नहीं रह गई है, जिसकी दिखावटी चमक धमक पे सबको बहुत आकर्षित कर रहा है। मशीनी युग में बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। ठीक है, मशीनी युग में बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया, वह बेरोजगार हो गया। काम न होने से उसका शरीर भी ढल गया, उसके हाथे माथों पर नसें उभर आईं और अब वह बीमार और चिंतित रहने लगा। ठीक है, और आगे का क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करिएगा, जो नहीं आएगा हम बताएंगे। पूरी कहानी को आप 1-2 बार पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ओके।